हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बीम पर। मैं हूं दीपक गुलिया और मैं लेके आया हूं आपके लिए मैथ्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कंप्लीट सीरीज। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के मिसलिनियस क्वेश्चन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज की नाइन्थ और लास्ट क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें दे रखा है कि इनकम ऑफ अ मैन इंक्रीज बाय 1800 एंड टैक्स इज डिक्रीज फ्रॉम 18 टू 15%। इन बोथ केसेस 30% इनकम टैक्स इज फ्री। फाइंड इनिशियल इनकम। और ब्रैकेट में क्या दे रखा है, दोनों केसेस में टैक्स लग रहा है वो सेम लग रहा है। तो अगर हम देखें तो टैक्स होगा वो क्या होगा, टैक्स क्या होगा, इनकम का टैक्स परसेंटेज इक्वल टू टैक्स। और ये क्या दे रखा है, ये फिक्स है दोनों केसेस में, ये कांस्टेंट है। तो मतलब अगर जिस रेशो में इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होगी उसके अपोजिट रेशो में, इनवर्स रेशो में टैक्स डिक्रीज होगा। अगर हम देखें तो दोनों केसेस में 30% इनकम फ्री है, तो ये क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। क्यों नहीं डालेगी, जैसे हम अगर ट्राई करें कि हम मान लें कि x का 7/10 निकालेंगे हम, उसके बाद x प्लस 18 का 1800 का भी 7/10 निकालेंगे तो दोनों कट जाएगा। तो ये 30% जो इनकम फ्री है ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। तो अब हम देखिए, अगर टैक्स टैक्स 18 से 15 हो रहा है तो इनकम कैसे होगी, इनकम इसके इनवर्स की होगी। इनकम 15 से 18 हुई होगी। तो हम अगर काटे 5 दिए, तो अगर हम काटे तो 3 पंजे और 3 छिक, और इनकम कितनी पड़ी है, 1। और उस एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1800। तो अगर एक की वैल्यू 1800 है तो हमसे क्या पूछिए, इनिशियल इनकम। इनिशियल इनकम कितनी है, 5। तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5 गुना 1800, तो कितनी होगी, 18 पंजे 90, 9000। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन हम करके आ चुके हैं। वो जो रिलेशन था अपना A/B इक्वल टू C, अगर C कांस्टेंट हो तो, जिसमें जैसे A डिक्रीज होगा उसके इनवर्स में B डिक्रीज होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इसमें दे रखा है कि इनकम ऑफ अ पर्सन डिक्रीज बाय 3000 रुपीज एंड रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 15% टू 18%। द रेशियो ऑफ पेड इनकम टैक्स इज 3:2 और 29% इनकम फ्री है। तो ये तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। बट अब की बार जो इनकम टैक्स है वो 3:2 है, मतलब वो फिक्स नहीं है, सेम नहीं है। तो अगर हम इसको करके देखें तो ये कैसे होगा, अगर इनकम टैक्स टैक्स चेंज कैसे हो रहा है, 15 से 18। तो अगर हम मान लें कि इनकम कैसे चेंज हुई होगी, x से y, तो टैक्स का रेशो क्या है, 3:2। तो इस केस में हम क्या कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे इनकी। तो एक्स वाई क्या आ गया, 18 गुना 3 रेशो 15 दूनी ये। तो ये गया 6 पे, ये गया 5 पे, 2 से 3 बार, तो रेशो क्या आ गया, 9:5। हमसे पूछी क्या, इनिशियल इनकम। तो डिक्रीज कितने का हुआ, 4 का, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3000। अगर 4 की वैल्यू 3000 है तो 9 की कितनी होगी, तो 1 की हो जाएगी 3000/4 इंटू 9। ठीक है, तो अगर हम इसको इससे काटें तो ये क्या बचेगा, 30 गुणा 25 हो जाएगा और इंटू 9 हो जाएगा। 100 को 4 से काटेंगे तो 25 आएगा। तो 9 तिया 27, 27 को 25 से करेंगे तो ये होगा 270 इंटू 25। अब हम इसको ऐसे तोड़ दे, 25 प्लस 2 इंटू 25, मतलब 25 का स्क्वायर प्लस में 25 दूनी 50। 25 का स्क्वायर 625 होता है, उसमें 50 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, वो 675 हो जाएगा, और साथ में 0। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा पार्टी ओनली
कपल्स, एक पार्टी है उसमें कपल्स इनवाइट है बस। इफ 44/4/9% ऑफ द इनवाइटेड पीपल आर वेजिटेरियन and 60% of the males are non-vegetarian, then find the number of fathers if 20% of the males have children, or it is given that 920 women are non-vegetarian। अगर हम इसको करके देखें इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये कितना होता है, ये 4/9 होता है जो हम सीख के आए हैं। अगर वेजिटेरियन कितने हैं, 4 है, तो नॉन वेजिटेरियन कितने हैं, ये 5 है। 4/9 में 4 वेजिटेरियन है तो 5 नॉन वेजिटेरियन हो गए। तो अगर इसको हम 400 0 लगा दें, तो अब अगर टोटल लोग 900 है तो कपल आते हैं तो 450 मेल होंगे, 450 फीमेल हो गए। तो मेल और फीमेल का रेशो क्या होगा, 450 ये हो गया। अब हमें दे रखा है कि 60% ऑफ द मेल आर नॉन वेजिटेरियन। अगर हम 450 का 60% निकाले, मतलब अगर 450 का हम 3/5 निकाले तो नॉन वेजिटेरियन कितने आएंगे, 450 का तो 90 पे जाएगा और 9 दिया 27, मतलब 270। अगर टोटल नॉन वेजिटेरियन 500 है, उसमें से 270 मेल हो गए तो 230 फीमेल बची। तो 230 की फीमेल क्या होगी, नॉन वेज खाने वाली। तो हमें क्या दे रखा है कि 920 वुमेन आर नॉन वेजिटेरियन। तो अगर 230 की वैल्यू 920 है, मतलब इंटू 4 है, तो हमसे क्या पूछा है, इफ़ 20% ऑफ मेल हैव चिल्ड्रन, तो फादर कितने हैं, तो बच्चे हैं तो फादर भी 20% होंगे। तो मेल का जो 20% है वहीं क्या होंगे, फादर होंगे। तो अगर हम 450 का 20% निकाले तो इतने फादर होंगे। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, इंटू 4 है, तो टोटल कितने होंगे, इंटू 4 होंगे। तो इसको सोल्व करेंगे, ये 90 पे गया तो ये कितना हो गया, 360। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या दे रखा है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 5%, देन वैल्यू ऑफ द न्यू फ्रैक्शन बिकेम, कितनी हो जाती है, बिकेम, यहाँ पे 5/2 आएगा, 5/2 हो आती है। तो अगर हम इसको करने का ट्राई करें तो हम मान लिया अगर पहले न्यूमरेटर x था, डिनोमिनेटर y था, तो कितने का चेंज हुआ, इसमें कितने का हुआ, 20% इंक्रीज हो गया, मतलब ये 120 हो गया। और डिनोमिनेटर कितना हो गया, 5% डिक्रीज हो गया, मतलब ये अपने का 95 हो गया %। तो नई फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 5/2 हो जाती है। तो परसेंट से परसेंट गया और ये कटेगा, तो ये 5 से कटा कितनी बार, 24 बार, और ये 5 से कटा कितनी बार, 19 बार। तो x/y को सोल्व करें, 19 उस साइड गया तो 19 पंजे 95 और 24 दूनी 48, ये अपना आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या दे रखा है कि इफ़ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 7/12 इंस्टेड ऑफ 11/16, एरर परसेंटेज इन द कैलकुलेशन कितना होगा। उसको करना था 11/16 से, बट उसने कर दिया कितने से, 7/12 से। मतलब ओरिजिनल नंबर होना था ये, पर नंबर हो गया क्या, ये। तो अगर हम इनकी रेशियो ले ले तो ये 4 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 33 सही 7 चौक 28, ये रेशियो आ गया। तो एरर कितना आया, एरर आया 5 का, कितने पे, 33 पे। अगर हम इसको सोल्व करें तो अगर 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, 9 सही कितनी, तो अगर इसका भी हम 1/3 कर देंगे तो इसके बटे 3 आएगा, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 ये होगी। तो इसको ये इंटू 5 ही तो है, इसके इंटू 5 है, तो हम इसके इंटू 5 कर देंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 15%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। परसेंटेज निकालते वक्त हमेशा ट्राई करा करो रेशियो लेने का,
बिकॉज रेशियो से ना वैल्यू आसान हो जाएगी और परसेंटेज निकालने में आसानी पड़ेगी। कैलकुलेट लास्ट में, कैलकुलेट जब भी करा करो जब आंसर निकालना हो, तब तक हमेशा रेशियो में चलते रहो। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या दे रखा है, ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन इन अ सर्टेन विलेज 42% ऑफ अ मैन एंड 24% ऑफ वुमेन आर मैरिड, assuming that no man marries more than one woman and vice versa, the percentage of total population of adult who are unmarried is, अनमेरिड की निकालनी है। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें दे रखा है कि 42% मैन है और 24% जो वुमेन है वो मैरिड है, और हर एक आदमी बस एक आदमी औरत से शादी कर सकता है। तो उसकी पॉपुलेशन निकालनी है जो अनमैरिड है। अगर इसको हम ट्राई करें, अगर हम देखें तो वुमेन इक्वल टू मैन होगा जो मैरिड है, बिकॉज एक आदमी एक ही औरत से शादी कर सकता है, तो नंबर ऑफ मैन जो मैरिड है वो इक्वल टू होगा नंबर ऑफ वुमेन जो मैरिड है। तो अगर हम देखें तो इसका क्या निकला, मतलब 42% ऑफ मैन इज इक्वल टू 24% ऑफ वुमेन, बिकॉज मैरिड की पॉपुलेशन तो सेम है। तो परसेंट कटा, ऑफ से ऑफ गया, तो m/w क्या आ गया 24/42। अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये एक 7 से जाएगा, 6 से जाएगा, 6 चौक और ये 7, तो 4/7। ये टोटल नंबर ऑफ मैन वुमेन आ गए विलेज। अब हम इनसे या तो हम मेल का 42% लेके मैरिड निकाल ले या फीमेल का 24% लेके मैरिड निकाल ले, आनी सेम है। तो अगर हम ये देखें कि अगर टोटल 11 है, और 4 का 42%, मतलब 42/100 मैरिड है, तो ये मैरिड मैन आ गए। तो मैरिड मैन अगर इतने हैं तो वुमेन भी इतनी होगी, तो टोटल इनका डबल हो जाएगा, तो मतलब इंटू 2 हो गया। अगर हम अब इसको सोल्व करें तो 100 इस साइड आएगा, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और 100 के रिस्पेक्ट में जो रेशियो होती है वही परसेंटेज होती है। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो उतने परसेंट क्या आ जाएंगे, मैरिड आ जाएंगे। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो ये क्या होगा, 4 दूनी 8, फिर 8 को 42 से करेंगे, 8 चौक 32, 320, और 8 दूनी 16, 336/11। अगर इसको सोल्व करें तो ये क्या आएगा, 11 दिया, 3 बचा तो 0, फिर पॉइंट उतारा, फिर कितने पे गया, 5 पे गया, और ये फिर कितने पे, 4% पे, ऐसे गया। तो 30.54 वो है जो मैरिड है। अगर हम अब इनको 100% में से घटा देंगे तो अनमैरिड आ जाएंगे। तो अगर 100 में से 30 गया तो कितना बचा, 70 बचा। 70 में से कितना 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 69 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। तो ऐसे इसकी इक्वेशन हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या दे रखा है कि इन एग्जामिनेशन 80% पास्ड इन इंग्लिश एंड 85% कैंडिडेट पास्ड इन मैथमेटिक्स। If 73% candidate passed in both these subject, then what percent of candidate failed in both the subject? तो अगर हम इसको पहले वेन डायग्राम से करने का ट्राई करें, तो अगर हम 2 सर्कल बना ले, तो ये हो गए जो इंग्लिश में पास हुए, ये हो गए जो मैथ में पास हुए, और ये हो गए जो दोनों में पास हुए। तो दोनों में पास कितने हुए, 73 हो गया पूरा 100%। अगर दोनों में 73 पास हुए हैं तो इंग्लिश में हुए हैं टोटल इस पूरे सर्कल में कितने हुए, 80। तो 73 इसमें हो गए, तो इसमें कितने बचे, 7। ऐसे ही अगर मैथ में 85 हुए हैं, 73 तो इतने में होंगे, हो गए। तो 85 में से 73 गया तो कितना बचा, 12%। तो ये टोटल परसेंटेज वो होगी जो पास हुए हैं। तो 7, 73, 80 और 12, 92%, मतलब 92% वो हो गए जो पास हुए हैं। मतलब अगर टोटल 100% है तो 92% वो है जो पास हुए हैं, तो फेल हुए हैं वो कितने बचे, वो बचे 8%। तो 8% इसका आंसर हो गया। अगर हम इसका फॉर्मूला सीखने का ट्राई करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कोई सेट है P
ए बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस में माइनस में पी ए यूनियन बी। मतलब इसमें है ना एक कंडीशन चलती है, या तो इसमें पास कर लो या फेल वाली चला लो। जैसे इसमें एक सब्जेक्ट में पास होने वाले हैं, इसमें एक सब्जेक्ट में दूसरे सब्जेक्ट में पास होने वाले हैं। इसमें कौन से है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, और इसमें कौन से है जो कोई ना कोई एक सब्जेक्ट में पास हुए। तो हम निकालें तो अगर इंग्लिश में पास होने वाले 80 है, मैथ में पास होने वाले 85 है, तो दोनों में पास हुए हुए कितने हो गए 73। अगर हम इसको सोल्व करें तो इसमें से 73 गया, कितना बचा, इसमें 85 में से 73 गया तो 12 बचा। तो 80 प्लस 12 92। तो 92% ऐसे हो गए जो किसी ना किसी में पास हुए, या तो मैथ या इंग्लिश में। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए वो 92 हो गए। तो फेल होने वाले कितने हो गए, 100 में से 92 गए तो 8%, 1% इसका आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूले से हम ऐसे कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 70% कैन स्पीक इंग्लिश एंड 65% कैन स्पीक हिंदी, ठीक है, और 27% ऑफ द स्टूडेंट कैन स्पीक नन ऑफ द टू लैंग्वेज। मतलब 70% इंग्लिश बोलते हैं, 65% हिंदी बोलते हैं, और 27% इनमें से कोई लैंग्वेज नहीं बोलते। तो पूछ रखा है कि दोनों लैंग्वेज कौन बोलेंगे। तो अगर हम देखें वेन डायग्राम से 27% कुछ नहीं बोलते, तो अगर 70% इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश नहीं बोलते हो कितने, 30%। 30% में से 27% तो ये हो गए, तो ये कितने बचे, ये 3% बचे। अगर हिंदी 65% बोलते हैं तो जो नहीं बोलते वो कितने हो गए, 35% हो गए। 35% में से अगर 27 ये हो गए तो कितने बचे, वो कितने बचे, 5 और 3 8% बचे। तो अब जो कोई लैंग्वेज नहीं बोलते वो कितने हो गए, वो हो गए 3, 30 और 38 वो हो गए जो कोई ना कोई लैंग्वेज नहीं बोलते। तो जो कोई दोनों लैंग्वेज बोलते हैं वो कौन से बच्चे, वो 100 में से 38 घटाए तो कितने में, 62%। ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, उसमें क्या दे रखा है कि इन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश। 70% इंग्लिश में पास हो गए, 80% पास हुए किसमें, मैथ में हुए, और 10% फेल हो गए दोनों में। तो कैंडिडेट दे रखे हैं जो 144 कैंडिडेट है वो दोनों में पास हुए, देन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बताने हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको वैसे वेन डायग्राम से करके देखें तो अगर दोनों में 10 फेल हुए हैं, अगर 70% इंग्लिश में पास हुए तो जो फेल हुए वो कितने होंगे, 30%। तो 30% में से 10% तो इसमें आ गया, तो 20% यहाँ बचा। अगर हम मैथ की बात करें, मैथ में 80% पास हुए हैं तो 20% फेल हुए होंगे, तो 20% में 10% यहाँ आ गया तो ये कितना बचा, 10%। तो जो फेल हुए वो किसी ना किसी सब्जेक्ट वो कितने होंगे, 10, 10 और 20, 40। तो दोनों में पास हुए तो दोनों सब्जेक्ट में कितने, 60 हो गए, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 144। अगर 60 की वैल्यू 144 है तो एक की कितनी होगी, 144/60, और 100 की निकालनी है तो इंटू 100 कर देंगे। तो अगर इसको सोल्व करें तो ये क्या होगा, 20 तिया और 20 पंजे, और इसको 3 से काटे तो 3 चौक 12 और 24 होता है, 3 8 24। तो 48 पंजे कितना होता है, 5 चौक 20, 200, और 5 8 40, 240। तो ये अपना आंसर हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए तो उसमें क्या दे रखा है कि इन एग्जामिनेशन ए गोट 25% मोर देन बी। इसमें दे रखा है कि इन एग्जामिनेशन ए गोट 25% मार्क्स मोर देन बी गोट 10% लेस देन सी, एंड सी गोट 25% मोर देन डी। इफ डी गोट 320 मार्क्स आउट ऑफ 500 देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए वर। तो ए के नंबर पूछे हैं, तो अगर हम इसको सोल्व करने का ट्राई करें तो अगर एक तरीका तो ये है कि हम इसको पीछे से सोल्व करने का ट्राई करें। सी को डी से 25% ज़्यादा मिले हैं, 25% ज़्यादा मिले। अगर डी को 320 मिले हैं तो उससे उसका 25% ज़्यादा कितना होगा, 320 का 25%, 320 का 1/4 कर देंगे तो 80 हो गया। तो सी को कितने मिले हैं, सी को मिल गए 400, सी को 400 मिल गए। और अब
अगले वाली टर्म को सोल्व करें। अगर B गोट 10% लेस देन C, अगर C को 400 मिले उसका 10% कितना होगा, 40 होगा, तो B को कितने मिले हैं, 10% लेस 360, ये हो गया। अगर अब इस टर्म को और सोल्व करने का ट्राई करें तो A को कितने मिले, 25% ज़्यादा मिले किससे, B से। तो 360 का 25% कितना होगा, 25% मतलब 1/4, 360 का 1/4 कितना होगा, 90। तो अगर इससे 90 ज़्यादा मिले, 360 + 90 कितना हो गया, 450। ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको रेशियो से करना चाहें तो रेशियो से कैसे होगा, रेशियो से अगर 1/25% की वैल्यू 1/4 है, तो अगर A और B का रेशियो देखिए, अगर B को 4 मिले तो A को 5, और 10% की वैल्यू कितनी है, 1/10 है। अगर C को 10 मिला तो B को 9, और अब D और C में रिलेशन देखिए तो C को मिले 25% ज़्यादा किससे, D से। मतलब अगर D को 4 मिले हैं तो C को कितने मिले हैं, 5। अगर इनको सोल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं। अगर एक तरीका ये देखे तो ये 4 है तो इसके नीचे भी 4 लिख दो, इसके नीचे भी 4 लिख दो, इस साइड जाएगा। ये 10 है तो इस साइड भी 10 आएगा। ये 9 है तो इस साइड भी 9 लिख दो, और ये 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। अब हमें क्या चाहिए, अब यहाँ से किसी की भी रेशो निकाल लो। अगर हमें A की निकालनी है, A और D की, तो ये हो गया। तो अगर A और D की निकालनी है तो अगर हम दोनों को सोल्व करें तो ये क्या होगा, 5 दूनी पे जाएगा, तो ये क्या होगा, 9 × 5 = 45, और 4 दूनी 8 चौक 32, तो 45 रेशो 32 आ गए। पर 32 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 320 दे रखी है, मतलब 1 0 है, तो 45 की वैल्यू कितनी होगी, 450। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और रेशियो सोल्व करने के काफ़ी तरीके होते हैं, और वो तरीके हम रेशियो के चैप्टर में सीखेंगे। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, उसमें क्या दे रखा है, एन आर्मी लॉस्ट 10% ऑफ इट्स मैन इन war, 10% of the remaining died due to disease, and 10% of the rest were declared disabled। तो उनके 10% लोग युद्ध में मर गए, 10% बीमारी से मर गए, और 10% अपंग हो गए। तो उनकी स्ट्रेंथ कितनी आ गई, 7200 आ गए। मतलब तो मान लिया अगर कोई था तो 10% चेंज हुआ, कम हुआ, फिर 10% कम हुआ, फिर 10% कम हुआ, मतलब ये सक्सेसफुली 3 बार कम हुआ है। तो अगर 10% की वैल्यू 1/10 है, तो मैंने आपको सिखाया था 10% की वैल्यू 1/10 है, तो 10 का 9 हो गया होगा। अगर वो 3 बार हो रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा। तो इसका क्यूब करेंगे तो ये 1000 से कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। तो 1000 से 729 हो गया। अगर 729 की वैल्यू इतनी दे रखी है, मतलब 3 0 लगनी है, तो अगर हम इस साइड में 3 0 लगा देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिक्रीज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 5%, मतलब 5% की दर से वो घट रही है। अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू 41150 है तो व्हाट वाज द वैल्यू बिफोर 3 ईयर्स एगो, मतलब 3 साल पहले उसकी कितनी वैल्यू थी। अगर 5% को देखें तो आप कैसे लिख सकते हैं, 1/20 घट रही है, मतलब वो 20 से 19 हो रही है, ठीक है। तो 3 साल से घट रही है वो, तो 3 साल है तो इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो 3 का क्यूब 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8000, और 19 का क्यूब देखते हैं ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, 19 × 19 × 19, ठीक है। तो अब हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू दे रखी है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 41150। तो अगर हम अब इसको करने का ट्राई करें तो हम अगर यूनिट डिजिट से सोचे तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, 41150 अपॉन में 19 × 19 × 19 इक्वल टू इंटू 8000। तो अगर हम देखें तो नीचे कोई भी इवन नंबर नहीं है, मतलब 0 तो कटेगी नहीं, तो 0 नहीं कटेगी तो 3 0 ये और 1 0 ये, 4 0 पक्का आनी है। तो इसमें 3 0 है, ये ऑप्शन कट गया, और सब में 4 0, और उसके बाद सबकी यूनिट डिजिट अलग है। अगर हम यूनिट डिजिट को देखें तो 9 में क्या सी 1 आया, और 1 × 9 9 आई, तो यहाँ से यूनिट डिजिट 9 आ रही है। तो अगर हम इसको करेंगे
तो 4 कहाँ आता है, 9 के टेबल में 4 कहाँ आता है, 6 पे आता है, 9 6 54। तो यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ यूनिट डिजिट 6 बचनी है, ठीक है। और फिर हम 6 को 8 से करेंगे तो 8 6 48, तो लास्ट में कितना बचना है, 8 बचना है। तो मतलब अगर 4 जीरो है, 4 जीरो के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये अपना ऑप्शन हो गया। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, इससे हम कैलकुलेशन से बच जाते हैं। क्वेश्चन करते वक्त हमेशा ऑप्शन पे नज़र पक्का रखनी चाहिए, हमारी काफ़ी कैलकुलेशन बच जाती है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या दे रखा है कि द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी, ठीक है, एंड द इनकम ऑफ सी 65% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, देन इनकम ऑफ सी इज व्हाट % लेस देन द इनकम ऑफ ए। तो इसमें दे रखा है जो ए की आय है वो 25% ज़्यादा है बी से, तो 25% को 1/4 लिखेंगे। तो अगर ए की मतलब बी की 4 है तो ए की कितनी है, 5। और तो कैसे, और आगे क्या दे रखा है, जो सी की आय है ना वो 65% है, किसका, तो ए और बी की आय के सम का। तो अगर हम सी और ए प्लस बी का रेशियो देखें तो 65% को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 पंजे 65, मतलब 13/20। अगर इसकी 20 है तो ये 65% लेस है, तो मतलब कितनी बची, 20 में से 13 गई, 7 बची। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो ए प्लस बी का सम 9 है, यहाँ 20 है, पर ये तो कितना होना, इक्वल होना चाहिए। तो इसको इक्वेट करें तो यहाँ इंटू 20 हो गया, यहाँ इंटू 9 हो गया। तो ए कितना हो गया, हमें ए चाहिए, हमें जो चाहिए वही निकालना है। तो ए कितना आया, ए इंटू 20 हुआ तो ए कितना आया, ए 100 आ गया, ठीक है। और ये इंटू 9 हुआ तो सी कितना आया, सी कितना है, 9 7 63। तो सी, ए से सी कितना कम है, 37। और 100 पे ही निकाली गई परसेंट, उसको वैल्यू को परसेंटेज कहते हैं, तो ये कितना हो गया, 37% हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमारी क्लास ख़त्म होती है, और इस क्लास के साथ साथ हमारा परसेंटेज भी ख़त्म हो गया। तो और अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।